निर्दोष को जेल नहीं होनी चाहिए। फैसले के 153 नंबर पॉइंट में जज ने लिखा है कि मैं मानता हूं कि दोनों ही अभियुक्त को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दोनों के साथ जिस तरह से भेदभाव किया है, दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। ईडी ने इस केस के मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया। प्रवीण राउत को पहले जमानत पर रिहा किया गया था। कोर्ट के सामने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि वे जमानत की शर्तों को तोड़ रहे थे। उसी तरह संजय राउत के खिलाफ ईडी की जितनी दलीलें थीं वो टिक नहीं पाईं। कोर्ट ने कहा कि यह केस दीवानी विवाद का है, लेकिन इसे मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध बना देने से एक निर्दोष आदमी काफी बुरी स्थिति में आ जाता है। जब संजय राउत ने स्पेशल जज एमजी देशपांडे के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आभारी हूं, तब जज देशपांडे ने कहा कि आभार की बात नहीं है, हम अपना फैसला मेरिट पर देते हैं, जहां मेरिट नहीं होता हम उस पर फैसला नहीं देते हैं। सोचिए, एक राज्यसभा के सांसद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है। क्या यह कोई सामान्य घटना है? दीवानी मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया गया और उन्हें लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया। इसलिए पीएमएलए एक्ट, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहा जाता है, इसके तहत ईडी के अधिकारों को लेकर बहस हो रही है, क्योंकि इसके तहत ईडी को गिरफ्तारी का आधार बताने की जरूरत नहीं, वो उठाकर ले जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के इस अधिकार को सही ठहराया। पिछले साल जुलाई में जब यह फैसला आया, तब कांग्रेस ने अदालत का सम्मान करते हुए कुछ सवाल उठाए। कहा कि ईडी को यह अधिकार देना बहुत खतरनाक हो सकता है। सेफगार्ड्स चाहिए, वो सुरक्षाएं, वो सुरक्षा चक्र जिससे इन चीज़ों का दुरुपयोग या तो हो न पाए या न्यूनतम हो। एक्चुअल सही सच्चा जो ज़मीनी सच है वो इसका विपरीत है। ये विडंबना की बात है, वो ज़मीनी सच विपरीत है। इसलिए इसके कई उदाहरण मैं आपको एक दे रहा हूँ। 2019 के पहले अगर आपको कोई भी चीज़ जब्त करनी थी, ज़बरदस्ती जब्त करनी थी, तो आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था। 2018 के अमेंडमेंट्स द्वारा ये चीज़ हटा दी गई है और अब इस एजेंसी ईडी को ये पूरा अधिकार क्षेत्र दिया है मजिस्ट्रेसी का, यानी कुछ हद तक एक बाहरी तत्व जो ज़्यादा निष्पक्ष माना जाता है मजिस्ट्रेसी, उसको हटा दिया गया है। ये सभी मुद्दे हम समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं, ज़्यादा इन पे ध्यान देना आवश्यक है। विपक्ष को प्रताड़ित करना ही सिर्फ बच गया है ईडी का काम। विपक्ष की मांग है माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस प्रक्रिया पर देनी है लगाम। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुरक्षा चक्र बहुत जरूरी है। पीएमएलए केस में 0.5% सजा की दर भी नहीं है। 100 में 1 को भी सजा नहीं मिलती है, बल्कि 0 के करीब सजा है, यह अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तब के फैसले की काफी आलोचना हुई, समीक्षा हुई। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले के खिलाफ सुनवाई की बात मान ली। कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम और महबूबा मुफ्ती समेत अन्य लोगों की याचिका स्वीकार कर ली गई। उस दौरान कोर्ट में सीजेआई रमना की बेंच ने कहा कि बिना विस्तृत व्याख्यान के कानून का गलत इस्तेमाल होने की आशंका है। असल में होता यह है कि अब खबरें बहुत कम हैं। हिंदी के अखबार इन खबरों को इस तरह से एक जगह जमा कर विस्तार से नहीं बताते। नतीजा यह होता है कि आप फैसला सूचनाओं के आधार पर कम, धारणाओं के आधार पर ज्यादा करते हैं। हिंदी अखबार पढ़ते समय सावधानी बरतिए, सोचिए कि क्या और कैसे लिखा जा रहा है, उसमें जानकारी कितनी है, प्रोपेगेंडा कितना है। पीएमएलए मामले में अपील के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। 21 सितंबर 2019 को इसके पूर्णकालिक चेयरमैन जस्टिस मनमोहन सिंह रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद जस्टिस जीसी मिश्रा को चेयरमैन बनाया जाता है, जो कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। कांग्रेस ने जुलाई 2022 में ये सारे तथ्य सामने रखे कि ट्रिब्यूनल का कोई पूर्णकालिक चेयरमैन नहीं है। 10 सितंबर 2022 के इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए,
मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायर होने के 4 दिन पहले ही उनकी इस पद पर नियुक्ति का आदेश आ गया, ऐसा इस खबर में दावा किया गया है। खबरों को देखने और पढ़ने की आदत बदल लीजिए। मीडिया जानता है कि आपके पास जानने का समय और धीरज कम हो चुका है, इसलिए किसी को पेशाब करते हुए का सीधा प्रसारण आपको दिखाया जा रहा है। अब खबरें एक जगह इस तरह से विस्तार में नहीं बताई जाती हैं जिस तरह से हम बता रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल पर, लेकिन जब हमने ईडी से संबंधित इन खबरों को एक जगह समेटा तब दिखने लगा कि इसके जरिए इस देश में क्या चल रहा है। विपक्ष के आरोप हवा में नहीं लगते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में यह सब खुलेआम हो रहा है। एक राज्यसभा सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, अवैध गिरफ्तारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या भारत किसी को भी जेल में डाल देने की फैक्ट्री हो गया है? इसलिए विपक्ष कोर्ट से गाइडलाइन चाहता है कि गिरफ्तारी का तरीका क्या हो, आधार क्या हो, सुप्रीम कोर्ट बताए। गिरफ्तार करने की गाइडलाइन अगर सुप्रीम कोर्ट से मांगने की नौबत आ जाए तो साफ है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फादर ऑफ पावर बेलगाम हो चुका है। आखिर जांच एजेंसियों ने किसी बीजेपी के नेता पर हाथ क्यों नहीं डाले? अगर जेल जाने का डर दिखाकर पार्टियां तोड़ दी जाएं, सरकारें गिरा दी जाएं, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में ना तो मदर बचेगी ना डेमोक्रेसी, केवल फादर ऑफ पावर का राज रहेगा। वही भूजा फांकते नजर आएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, इन एजेंसियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए और पारदर्शिता की व्यवस्था करनी चाहिए। 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका दायर करते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि गिरफ्तार करने और उसके बाद की स्थिति को लेकर दिशा निर्देश जारी हो। ईडी, सीबीआई ने जितनी गिरफ्तारियां की हैं उनमें से 95% विपक्षी दलों के नेताओं की हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोकतंत्र जख्मी हो रहा है। हम मौजूदा मामले को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि गिरफ्तारी को लेकर दिशा निर्देश चाहते हैं। आपने किसी बीजेपी नेता को कब देखा है? मेघालय की सरकार को सबसे भ्रष्ट बताने वाले गृहमंत्री अमित शाह थे, मगर उस आरोप का क्या हुआ? कर्नाटक में घूस मांगने के इतने गंभीर आरोप लगे, लेकिन क्या हुआ? अदानी समूह पर इतने गंभीर आरोप लगे मगर कोई जांच नहीं। विपक्ष के नेता जब तक गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जब तक हालत यह हो गई है कि ये एजेंसियां कैसे काम करें और कैसे गिरफ्तार करें, इसे लेकर विपक्ष कभी इनके दफ्तर जा रहा है तो कभी सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन की मांग कर रहा है। अपनी जानकारी के लिए प्रोशुन बैनर्जी, औशित मालजी, अपरूपा पोद्दार, शांता छेत्री एंड दोला। तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद ईडी के दफ्तर गए थे एक मेमोरेंडम लेकर कि अदानी समूह पर क्या क्या आरोप लगे हैं। विपक्षी दल मार्च कर मेमोरेंडम देना चाहते थे। इससे पहले कांग्रेस और अन्य दल जब ईडी के दफ्तर जाना चाहते थे तब विजय चौक पर धारा 144 लगा दी गई, उन्हें रोका गया। इसके बाद ईमेल और दफ्तर जाकर मेमोरेंडम देने का सिलसिला शुरू हुआ है। To the ED authority, New Delhi. Sir, we 5 MPs on behalf of AITC came. Listen, everybody, what is that? We 5 MPs. अदानी समूह को लेकर कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सवाल पूछ लिए, एक सवाल का जवाब नहीं आया। 1-2 सवाल तो आसान वाले होंगे ही। आखिर बीजेपी जो दिन रात विपक्ष के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो अदानी समूह पर लगे इन आरोपों पर क्यों नहीं बोल रही है? क्या बीजेपी एक दिन अदानी को भी ओबीसी बताने लग जाएगी? सवालों की हालत इन फड़फड़ाते कबूतरों के जैसी हो गई है। जितनी बार उड़कर गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर मंडराते रहे, सवाल उठाते रहिए, लेकिन सरकार गेटवे ऑफ इंडिया की तरह चुप है। जयराम रमेश ने 100वां सवाल पूछते हुए लिखा कि प्रिय पीएम मोदी, ये हैं आपके लिए HAHK, हम अदानी के हैं कौन? श्रृंखला की 34वीं और अंतिम किस्त। हमने अदानी महाघोटाले में आपकी स्पष्ट मिली भगत को लेकर 5 फरवरी 2023 से अब तक आपसे 99 सवाल पूछे हैं। हम एक अंतिम प्रश्न के साथ इस श्रृंखला को समाप्त कर रहे हैं कि क्या आप अपने नियंत्रण वाली जांच एजेंसियों की एक विशाल सेना का उपयोग राष्ट्रीय हित में करेंगे? दुर्भाग्य से 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अधिकार क्षेत्र में ये एजेंसियां औपचारिक रूप से नहीं आती हैं। आपने इन एजेंसियों को विपक्ष, सिविल सोसाइटी और स्वतंत्र व्यवसायों के खिलाफ इस्तेमाल करने में कभी संकोच नहीं किया। हम आपसे 1947 के बाद से भ्रष्टाचार के इस सबसे बड़े मामले में जांच की मांग करते हैं। सवाल उड़कर कभी मंडराते हैं, कभी डाल पर बैठ जाते हैं,
मगर सरकार और गौतम अडानी गेटवे ऑफ इंडिया की तरह खामोश हैं, सुरक्षित हैं। ईडी की यह सब कहानियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा कोई बता तो नहीं सकता, मगर कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके आधार पर शक को मजबूती मिलती है कि इस संस्था के इस्तेमाल से क्या हो रहा है। अवैध रूप से राज्यसभा का सांसद गिरफ्तार होता है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फादर ऑफ पावर बेलगाम हो गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।